सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। इस मुहावरे का मतलब हम इस एंगल से भी ले सकते हैं कि जब आपका जायज़ काम ना निकले तो फिर वो रास्ता इख्तियार करना पड़ता है जिसके ज़रिए मामला हल हो सके। लेकिन इसका एक एंगल ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात इंसान अपने नाजायज़ कामों को मनवाने के लिए और भी ज़्यादा गलत तरीका अपनाने लग पड़ता है। लेकिन उस नाजायज़ काम को निकालने के लिए उंगलियां टेढ़ी करने के चक्करों में उंगलियां टूट भी सकती हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक हाँ में हाँ मिलाई जाए तब तक सब अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही किसी से इख्तिलाफ किया जाए तो वो सीधा सीधा आपको धमकियाँ देने पर उतर आता है, तड़ियाँ देने पर उतर आता है। अब हमारी सियासत को देख लें कि अपोजिशन हुकूमत को थ्रेट करती नजर आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते रहे कि किसी को NRO नहीं मिलेगा। वो NRO देने के अलावा अपोजिशन की हर बात सुनने को तैयार है। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था ना कि वो अपोजिशन जिसके बकौल वो अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश कर रही थी, वो अपोजिशन इख्तिलाफ़ात को नज़रअंदाज करके अवाम की खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ मिलकर कानून साजी करे। लेकिन अपोजिशन हुकूमत पर अपने ऊपर कायम मुकदमात के खात्मे के लिए हुकूमत पर बाकायदा दबाव डालती रही, प्रेशर डालती रही। और जब बात ना बनी तो PDM पर शामिल अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ जलसे जुलूस किए, असम्बलियों से इस्तीफ़े देने की तड़ियाँ दी, लॉन्ग मार्च करने की ठान ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा कि उनसे डील करने के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन वो किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आएंगे। अब कुछ देर के लिए नून लीग की आला क़यादत ने हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानात देना भी कम कर दिए, शायद इस आस पर, इस उम्मीद पर कि उन्हें हुकूमत से शायद कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद जागी हो। लेकिन जब दाल वहाँ भी ना गली तो फिर एक बार फिर लीगी क़यादत की जो तनकीदी तोपें हैं उनका रुख इमरान खान और उनकी हुकूमत की तरफ हो गया। कहने का मकसद क्या है कि जैसे जैसे अपोजिशन ने अपनी मनाना चाहिए और जब बात ना बनी तो फिर अपोजिशन को तरह तरह से थ्रेट किया गया। थ्रेट करने की रिवायत हमारी सियासत में आज से नहीं है बल्कि बहुत पहले से है। आपको पता है, सियासी मुखालिफिन एक दूसरे को सियासी मैदान में शिकस्त देने के लिए एक दूसरे की जो कमज़ोरियाँ होती हैं ना, वीक पॉइंट, वो तलाश करते हैं, फिर उसकी निशानदेही करते रहते हैं। अपने रियासत मुखालिफ बयानिए की वो आपने देखा होगा कि ये जो गूंज है वो भी बाकायदा सुनी होगी। हर जलसे में, हर जुलूस में इदारों की हर्जा सराई की गई और इस बयानिए का मकसद इदारों पर दबाव डालकर अपनी मर्जी का इंसाफ हासिल करना था। यानी जब जब कह लें कि कोई सियासतदान या किसी भी जमात के दरमियान कोई रुकावट खड़ी हो जाती तो वो उसको हटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना शुरू हो जाता, धमकाना, डराना, और वो भी अगर गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम के लिए। तो ऐसे में कानून को मेरे ख्याल से हरकत में आना चाहिए, और जब कानून हरकत में आ जाए तो फिर ये इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाते हैं कि आवाज़ को दबाया जा रहा है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी जा रही है। डराने और धमकाने से ना कभी मामलात हल होते हैं और ना कभी हो सकते हैं। इससे सिर्फ तनाव बढ़ता है, मामलात ख़राब होते हैं, बिगाड़ की तरफ जाते हैं। और नून लेके कायद के घर का मामला अब अल्लाह जानता है कि कौन दुरुस्त कह रहा है और कौन गलत कह रहा है, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, किसका गलत है। खैर, इसका फ़ैसला बहुत जल्द वक्त कर देगा। लेकिन अब ये जाती उमरा के घर को लेकर हुकूमत और मुस्लिम लीग नून में जो एक सर्द जंग जारी है, आपको पता है, जो मुशीर दाखिला है एहतसाब ये शहजाद अकबर साहब, उन्होंने कहा है कि जी कोई ये नहीं कह रहा कि शरीफ ख़ानदान ने अराज़ी गैर कानूनी तरीके से अपने नाम करवाई है। उन्होंने कागज़ों में वहीदा बेगम के वरसा से ख़रीदी हुई, और अब अगर वहीदा बेगम के कागजात में कोई मसला था तो वो शरीफ ख़ानदान उनका मामला है। यही नहीं, वो ये भी फरमा रहे हैं कि जी 1989 में 1989 में जब ज़मीन मुंतकिल हुई थी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, और मुतल्लिका इदारे इस पहलू को भी देखेंगे कि कहीं इख्तियारात का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया गया था। अब जाती उमरा के घर की अराजी पर महाज गर्म है। नून लीग हमेशा की तरह ये कहती नज़र आ रही कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है। हुकूमत इस हद तक गिर गई है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि नून लीग के कायद लंदन में है, हुकूमत को नून लीग के कायद के घर से क्या लेना देना होगा? अगर हुकूमत का दावा गलत है तो फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, होनी नहीं चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून उल्टा इस केस की तहकीकात में तफ्तीशी अमल पर असरअंदाज होना चाहती है। क्यों? ज़रा सोच। अभी हाल ही में
एक लीगी रहनुमा ने पंजाब के आला ओहदेदारों को थ्रेट किया, और मुझे उनके थ्रेट करने से निहाल हाशमी साहब का वो एक बयान याद आया जिसमें वो अदलिया को क्या कहते थे, खुल्लम खुल्ला तड़ियाँ लगाते थे। राना सनाउल्लाह साहब का एक क्लिप होगा, ज़रा वो चलाइएगा। अब आपने सुना राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं कि कोई हमारे घर में घुसेगा तो फिर रद्द अमल आएगा। अब राना साहब की मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि रद्द अमल देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कानूनी हद में रहकर दे दे तो कितनी अच्छी बात हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि बदला लेने के लिए आप अपने हरीफ के घर घुस जाएं। लीगी रहनुमा ने चीफ सेक्रेटरी से मुखातिब होकर क्या कहा, आपने सुना कि जी आपको हमें जवाब देना पड़ेगा। अब कौन सा जवाब, कैसा जवाब, ये यही बेहतर बता सकते हैं। इन्होंने मज़ीद क्या कहा कि आपने और आपके बच्चों ने, क्या कहा इन्होंने मज़ीद कि आपने और आपके बच्चों ने उधर ही रहना है। अब नाज़रीन आप इनके ज़रा अल्फाज पे गौर करें कि वो ऐसा कहकर बता क्या रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी और उनके बच्चे इस अलॉटमेंट की तहकीकात करने पर कोई भी नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। इसे क्या कहेंगे सीधे सीधे अल्फाज में? राना साहब का ये इल्ज़ाम है कि जी चीफ सेक्रेटरी अलॉटमेंट का जो रिकॉर्ड है वो बदल रहे हैं, और ये इल्ज़ाम कितना सच है, कितना फसाना है, इसका फैसला मुल्क की अदालतें कर सकती है क्योंकि अदलिया आज़ाद है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी और उनके बच्चों को थ्रेट करना क्या आपको दुरुस्त लगता है? किसी भी तरह से दुरुस्त इक़दाम नहीं है। यही नहीं बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान के बारे में भी कहा कि उनके बच्चे इधर नहीं हैं और उसने भी बाहर चले जाना है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर ने यहाँ ही रहना है। अब मैं बहुत अदब से इनकी खिदमत में ज़रा अर्ज़ करूँगी कि खान साहब की जो हुकूमती कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, उस पर आप बात कर सकते हैं, आपका हक है करें, लेकिन उनकी जो कमिटमेंट है उस पर मेरा नहीं ख्याल कि शक करना चाहिए। उनका कोई भी बच्चा सियासत में नहीं है और ना वो कभी अपने बच्चों को सियासत में लाएंगे, ये क्लियर है। इसलिए ये कहना कि खान साहब बाहर चले जाएंगे, मेरे ख्याल से ये जो जजमेंट है फौरी तौर पर नहीं बनाई जा सकती। अब राना साहब ने कमिश्नर लाहौर से भी मुखातिब होकर क्या कहा कि आपने भी यहीं रहना है और आपने भी यहीं सर्विस करनी है। अब यानी राना साहब के बकौल कमिश्नर लाहौर को चाहिए था कि वो अलॉटमेंट वाले मामले के हवाले से हुकूमत के खिलाफ दीवार बन के खड़े हो जाते और हुकूमत का हुक्म बजा लाने से इनकार कर देते। मैं फिर कहती हूँ कि राना साहब कानूनी रास्ता अपनाने का हक रखते हैं। अगर चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर इनके बकौल को गैर आईनी इकदाम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, लेकिन उनको तड़ियाँ देने का, धमकियाँ लगाने का एक ही मतलब है कि उन्हें इस केस में तहकीकात करने से रोका जाए। आपको याद होगा नाजरीन, निहाल हाशमी साहब, उन्होंने मौजूद जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था, डराते थे, तड़ियाँ लगाते थे, धमकाते थे। क्या कहते थे कि एहतसाब करने वालों का यौम एहतसाब बना दिया जाएगा, हिसाब करने वालों और उनके बच्चों पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। और निहाल हाशमी के इस बयान पर कानून भी हरकत में आया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई, और फिर भी लीगी रहनुमा जिन्होंने अदालतों को अपने निशाने पर रखा, इदारों को डराया, धमकाया, तड़ियाँ लगाई, नून लीग के कायद का वो बयान किसको भूल सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि जी नैब बड़ी ऊंची उड़ान भर रहा है, लगता है कि जिसके पर काटने पड़ेंगे, यानी पर काटने की कैंची है आपके पास। इसका मतलब सीधा सा ये है, मतलब बदकिस्मती से कह लें कि सियासी जमातों ने अपने ऊपर उठने वाले सवालात का जवाब देने के बजाय हमेशा सवाल करने वाले को दबाने की कोशिश की या काटने की कोशिश की। अलॉटमेंट केस में भी यही मामला पेश आया। एतजाज़ एहसन साहब भी हुकूमत की तरह राना सनाउल्लाह साहब के धमकियाँ में इस बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं। ज़रा क्लिप देखिएगा। जी सुना आपने, एतजाज़ एहसन साहब क्या फरमा रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान को हमेशा अदालतों से रिलीफ मिला है और इतना रिलीफ पीपल्स पार्टी को नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून का ये धमकी पर मबनी रवैया समझ से बालातर है। अब एतजाज़ एहसन साहब के बकौल नून लीग जजेस को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको दबाव मिलाने के लिए हर तरह की कोशिश भी करते नजर आते हैं। एतजाज़ एहसन साहब लीगी रहनुमा के बयान पर रद्द अमल देते हुए क्या कह रहे हैं कि जी इदारों को डराने धमकाने का वतीरा नून लीग का आज का वतीरा नहीं है, और अब चीफ सेक्रेटरी और जो कमिश्नर लाहौर है उनको धमकाया जा रहा है, बाकायदा धमकियाँ तड़ियाँ लगाई जा रही हैं, उनके बच्चों को थ्रेट किया जा रहा है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा कि जी क्या इस तरह की धमकियाँ किसी से सुनी जा सकती हैं, और ये एतजाज़ एहसन साहब भी निहाल हाशमी वाले बयान की तरफ इशारा देते हुए कह रहे थे एक्चुअली कि निहाल हाशमी ने भी जजेस और उनके बच्चों को निशाना बनाया और उनको गिरफ्तार करके बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि निहाल हाशमी का ताल्लुक नून लीग से था। अब यानी ये मुतालिबा करते हुए नज़र आ रहे हैं एतजाज़ एहसन साहब। मेरे ख्याल से बहुत ही एक मतलब जितनी मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ शायद बहुत कम लोग हैं जिनकी इतनी इज्जत करने को दिल चाहता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एतजाज़ एहसन साहब ने मज़ीद फिर क्या कहा कि जी जो चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर के बच्चे भी जजेस के बच्चों के जैसे हैं, लिहाजा चीफ जस्टिस को उनके इस बयान पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए।
फवाद चौधरी साहब ने भी राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका क्या कहना है कि जी जो ज़बान लीगी रहनुमा इस्तेमाल करते आए हैं उससे पहले बानी MQM भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते थे। अब फवाद चौधरी साहब ने यह ऐलान भी किया कि राना साहब के बयान के खिलाफ दहशतगर्दी और मुतालिका कवानीन का पर्चा होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखा जाए तो चौधरी साहब की ये बात दुरुस्त है, उन्होंने दुरुस्त बात की कि किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो सरकारी ऑफिसर्स को धमकियाँ दे और उनके बच्चों को धमकियाँ दे बाकायदा, ये रविश नहीं चल सकती। और हुकूमत का ये भी कहना मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है कि अगर किसी ने सियासत करनी है तो आईनी हदूद में रहकर सियासत करनी होगी, कानून का एहतराम भी करना होगा। लेकिन क्या करें, जब बड़ों के खिलाफ कानून हरकत में आता है तो फिर मज़ाहमत और धमकियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब चीनी स्कैंडल के हवाले से जहांगीर हुकूमत के मामला आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ये ज़रा क्लिप होकर चलाइएगा जी। तो सुना आपने, पहले ये खबरें गर्म रहीं कि जी जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब में सुलह होने जा रही है। अभी इस बात को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा कि जहांगीर तरीन और उनके साथियों ने एक बार फिर ये तासुर दे दिया कि हुकूमत जहांगीर तरीन के केसेस में उनको रिलीफ दे, वरना हुकूमत तकलीफ में आ सकती है। ज़रा गौर कीजिएगा इस बात। शेख रशीद साहब ने भी अभी हाल ही में कहा कि जी उनका दिल कहता है कि जहांगीर तरीन और उनके साथी कहीं नहीं जा रहे, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन जहांगीर तरीन और राजा रियाज को देखकर अब ये लगता है कि वो बाकायदा ये बताना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अगर उनके साथ इंसाफ नहीं किया तो फिर हुकूमत किसी बड़े सरप्राइज़ का इंतज़ार करे। सरप्राइज़। वैसे भी राना सनाउल्लाह साहब के बकौल जहांगीर तरीन की एक जेब में पंजाब हुकूमत है और दूसरी जेब में वफाकी हुकूमत है। अब यही वजह है कि जहांगीर तरीन अपनी पेशी के मौके पर पंजाब और कौमी असम्बली के अरकान अपने साथ लेकर आते हैं, यानी बताना चाहते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूँ। जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि वो एक इज़्ज़तदार शख्स हैं, उनकी माशरे में नेक नामी है और कोई है जो उनकी नेक नामी को ख़राब करना चाहता है और वो बहुत जल्द साजिश करने वालों को ना सिर्फ बेनकाब करेंगे बल्कि अपने ऊपर लगे जो धब्बे हैं इनको भी धो देंगे। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, बड़ी चंगी गाल है कि अगर जहांगीर तरीन साहब इतनी अच्छी पॉजिटिव सोच रखते हैं, लेकिन ऐसा तासुर जा रहा है कि जहांगीर तरीन खुद बैकफुट पर है और उन्होंने राजा रियाज को फ्रंट फुट पर किया हुआ है, यानी आगे जिनको जोड़ा हुआ है वो राजा रियाज साहब हैं, खुद ये पीछे। अब राजा रियाज वज़ीर आज़म को क्या कह रहे हैं कि आप अपना रवैया तब्दील करें वरना हम कोई फैसला करने पे मजबूर हो जाएंगे। राजा रियाज साहब कहना एक्चुअली ये चाहते हैं कि अगर इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को उनके केसेस से बरी ना किया तो फिर जहांगीर तरीन के साथ आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। अब आप देखें नाज़रीन, क्या ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला तड़ी नहीं है, धमकी नहीं है कि अगर आप ये करें तो ठीक है, अगर ये ना करें तो ये हो जाए, ये भुगतने के लिए तैयार हो जाए, संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे आपको। यानी ये अब धमकियाँ लगा रहे हैं और हर लिखा शख्स है वो जानता है कि ये नताइज हुकूमत को घर भेजने के हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या ये कहना चाह रहे हैं? हुकूमत को कभी अपने और कभी पराए थ्रेट करते हैं। अब JUI के सरबराह अपने मफाद की खातिर हुकूमत के खिलाफ कलअदम तंजीमों के लोगों के जनाजे को इस्लामाबाद ले जाने तक को तैयार हो गए। देखिए ज़रा इनका क्लिप। अब आप देखिए ज़रा कि मुल्क में अब एक तरफ देख रहे हैं कि अफरा तफरी है, एक तरफ मुल्क बाकायदा अफरा तफरी का शिकार हो रहा है, बजाय इसके कि सब मिलकर इस लगी हुई आग को बुझाएं। लेकिन यहाँ कुछ नासिर अपने मफाद के लिए इस आग को बुझाने के बजाय क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं, आपके सामने है। आप PDM के सरबराह को देखिए, इतने संगीन मसले पर उन्होंने इतना, मैं क्या बोलूँ, गैर जिम्मेदाराना अगर मैं बयान कह दूँ तो आप अग्री करेंगे, गैर जिम्मेदार बयान है ना जो दिया। क्या कहते हैं कि अगर कलअदम तंजीम के शोहदा के जनाजे और उनके ज़ख्मी इस्लामाबाद की जानिब रवाना किए गए तो हम उनके साथ खड़े होंगे। अब आप देखें ज़रा कि PDM के सरबराह हुकूमत गिराने की हसरत में ये भी भूल बैठे हैं कि ये इंतहाई हसास नौयत का मामला है और इस मामले पर हर इंसान के अपने जज्बात हैं, अपने एहसासात हैं। लेकिन PDM के सरबराह ये सब जानते हुए भी हुकूमत के खिलाफ नफरत और इश्तियाल अंगेज़ी को बढ़ावा देना चाहते हैं। एहतजाज करने वाले और उससे मुतासर होने वाले सब हमारे भाई हैं। जज्बात की कदर करनी चाहिए और हम सबको हुकूमत के साथ मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी यही मैसेज दे रहे हैं, यही पैगाम दे रहे हैं कि सबको मिल बैठ कर गौर करें, मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालना होगा। एक तो हल निकालना होगा हर हाल में और मिल बैठ कर। ज़रा क्लिप देखिएगा। अब सुना आपने प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं कि जो मुजाहिरीन के मुतालबे पे वो काम कर रहे हैं और वो इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। उन्होंने कहा है कि वक्त आपस में लड़ने का नहीं है और दुश्मन क्या चाहता है कि हम आपस में लड़ें और यही वजह है कि भारत इस मामले को उछाल रहा है। इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी ये कहाँ की अक्लमंदी है कि जुर्म कहीं और हम खुद पर खुद कुछ हमला करें
और उन्होंने उलमा कराम से भी दरख्वास्त की कि वो हुकूमत का साथ दें, यानी हम सबको मिल बैठकर और आपस के झगड़ों को भुलाकर इस्लाम और मुल्क दुश्मन कुव्वतों को ये पैगाम देना है कि अब ऐसे नहीं चले। ब्रेक के वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में अगर बात करें तो आम आदमी के लिए जो चीज़ एक बार महंगी हो जाती है फिर वो सस्ती होना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। जब पेट्रोल प्राइस में आपने देखा इजाफा हुआ तो मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है, या डॉलर की कीमत में इजाफा हो तो कई चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में भी डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद मुतादिद बार इजाफा किया गया है, लेकिन अब जब डॉलर की कीमत में कमी हो चुकी है, ज़रा सोचिए तो कीमतों में कमी नहीं की गई। अब इसमें कोई एक मैन्युफैक्चरर शामिल नहीं है बल्कि तमाम कार मैन्युफैक्चरर शामिल है। ज़रा सुनते जाइएगा, टोयोटा हो, सुजुकी या फिर होंडा, सबकी कीमतों में डॉलर की कीमत बढ़ने से इजाफा तो हुआ, लेकिन कमी आने के बाद कमी क्यों ना हुई कीमत में। अब इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चंद गाड़ियों की ये जो कीमतें हैं, इसका फ़र्क मैं आपको ज़रा बताऊँ। ये देखें, अब होंडा है सिविक जो कि 34 लाख से शुरू होती है और 38 लाख तक जाती थी। अब इसकी कीमत अब 40 लाख से शुरू होकर 47 लाख तक जाती है। अब इसी तरह जो टोयोटा है कोरोला एल्टिस 1.6, अब इसकी कीमत जो 31 लाख से शुरू होती थी अब 34 लाख के करीब। अब सुजुकी जो कल्टस है VXR, अब इसके बारे में वैसे सुन लें, जो 14.5 लाख की थी अब 18 लाख तक जा पहुंची, यानी 14.5 लाख से 18। अब ये कीमतें डॉलर की कदर में इजाफे को बुनियाद बनाकर की गई थी, आपको याद होगा। लेकिन जब अब डॉलर की कदर पुरानी सतह पर आ चुकी है तो कीमतें कम क्यों नहीं की जा रही? किसको पागल बना रहे हैं ये लोग? अब इस मामले पर जो पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है उसके चेयरमैन और जो दीगर नुमाइंदे हैं उनसे इस हवाले पर जब बात करने के लिए प्रोग्राम में शामिल होने की उनको दावत दी, तो मैं आपको ज़रा बता दूं कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मौक़िफ़ नहीं है ना कोई। क्या करेंगे, कैसे वजाहत देंगे इस बात की, कैसे सवालों का सामना करेंगे, कैसे जवाब देंगे? अब ये जो लाहौर हाई कोर्ट में अजहर सदीक साहब हैं उन्होंने इस पर एक पटिशन दायर की है और आज प्रोग्राम में बतौर मेहमान भी अजहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और साथ मुजम्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद है जो इकॉनमी पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और ये जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उस पर भी उनकी गहरी नज़र है। तो सबसे पहले मैं अजहर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अजहर साहब ये तो पागल बना रहे हैं, लाइक कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो कीमतें बढ़ा देते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आता है तो अपनी कम नहीं करते हैं। ये किसको पागल बना रहे हैं? और ये जो पटिशन दायर है ज़रा इसके हवाले से बताइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत हिम्मत की आपने, वरना तो हर कोई यहाँ कोशिश करता है कि ये वाला इशू उठाता ही रही है। इट्स बेसिकली अ रियल पब्लिक इशू। इट इज, ये जो मोटरसाइकिल से भी रिलेट करता है और ये आपकी कार प्राइस से भी रिलेट करता है। यानी अगर आप जून 2019 में चले जाएं और आज वापस आ जाएं अप्रैल 2021 में, तो डॉलर 152 रुपए पे उस वक्त भी था और आज डॉलर 152 पे आ गया। प्राइसेस का डिफरेंस और कंपैरिजन आप लोगों के सामने वो रख दिया है कि यानी वो बाकायदा पटिशन के अंदर जो चीजें सारी सामने रखी थी उसमें सिर्फ अगर आप इतना ही देख लें कि मिसाल के तौर पर मैंने छोटा सा एक कंपैरिजन अपने सामने रखा हुआ है। जून 2019 में होंडा सिविक में 37,99,000 की थी और ये 46,99,000 की होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप सिर्फ इसी को अगर आप देख लें तकरीबन ये 9 लाख के करीब पता है। मैं छोटी सी एक वैल्यू बता रहा हूँ आपको मिसाल। और अगर आप आ जाएं टोयोटा अल्टिस के ऊपर, वो 32 लाख से चलेगी 37 लाख के ऊपर। अब होंडा BVR वगैरह जितनी भी गाड़ियां ले लेना आपको, अब इन सबको अगर कंपैरिजन करके देखें तो ये इन्होंने डॉलर के नाम पर ये चीजें सारी बढ़ाई। और सबसे खतरनाक जो काम ये किया कि पहले होता था कि इंपोर्टेड गाड़ियां आ रही थी और क्वालिटी की गाड़ियां आ रही थी और आम आदमी को गाड़ियां देखा होगा कि कई लोगों ने चाइनीज गाड़ी और जापानीज गाड़ियां खरीदनी बहुत ज्यादा चल रही थी। जी जी, लेकिन अब वो बंद हो चुकी हैं और वो बाकायदा यही बेवकूफ बनाया गया कि लोकल इंडस्ट्री उससे खराब हो रही है। हालांकि ये पूरा एक मोनोपोली के साथ अब यहाँ हुकूमत वक्त पे भी वो लोग सारे बैठे हुए हैं जो किसी ना किसी तरह से वन वे और दी अदर जो लोकल मैन्युफैक्चर, बल्कि बेसिकली ये तो असेंबलर हैं। अगर मैन्युफैक्चर तो जरा कम कह सकेंगे, असेंबलर हैं।
चीजें बाहर से आती हैं, उठाती हैं, जोड़ती हैं और जोड़ के आपको दे देते हैं। इनमें कॉस्ट फैक्टर कई बताते हैं कि हमारा जो इनिशियल कॉस्ट फैक्टर था मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट के हवाले से वो 25 to 30% बढ़ चुका था। जब उसका कंपैरिजन रेट अब अगर देखा, जब मार्केट के साथ कंपेयर किया, अभी डॉलर उस वक्त डॉलर से नीचे आ गया। ओवरहेड एक्सपेंसेस अगर देख लें, ओवरहेड एक्सपेंसेस भी उठाकर हम ओवरऑल जितना भी कंपैरिजन कर लें, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई। और जो मेजर बात है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी प्राइस फिक्सेशन अथॉरिटी तो है नहीं। मिसाल गाड़ियां लेनी, दवाइयां लेनी हो तो दवाइयों की कीमतें मुकर्रर करने के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है। बिजली लेनी है, बिजली नेफ्रा फिक्स करती है। वो अपना पेट्रोल लेना है तो ओगरा आता है। जो गाड़ियों की ये जो एसेंशियल कमोडिटीज में एक तरह से आती हैं कि इनकी चीजें जितनी भी कीमती है बिल्कुल ले, हम ये नहीं कहते कि आप ना लें, लेकिन सवाल है कि जो चीज जितने की आती है उतने की तो मिले हमें, और क्या वो क्वालिटी भी है। यानी एयर बैग्स के हवाले से अगर आप देख लें, उनकी क्वालिटी, अगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से, असेंबली के हवाले से अगर आप देख लें, अब मिसाल के तौर पर कईयों में तो आप देखेंगे कि टायर जो इंपोर्टेड गाड़ी में साथ आते हैं और जो यहाँ लोकल टायर लाके चेंज कर देते हैं, आप वहां से भी पर, यानी छोटे मोटे खर्चों के अंदर ही इतने पैसे बचा जाते हैं। और शुरू में अब तो एक नया काम शुरू कर दिया हुआ है ना कि लोकल गाड़ी अगर आप बुक कराए ना तो साथ ही पहले वो जो डीलर हैं वो कहते हैं कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट भी आप, यानी गाड़ी रजिस्टर भी करानी है वो हम ही करवाएंगे। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ मुजम्मिल, मैं इसके बाद आपकी तरफ भी आती हूँ। मेरे पास भी ना इनमें से एक बड़ी गाड़ी थी, मैंने अभी रिसेंटली चेंज किया, नाम है उस गाड़ी का नाम लेती हूँ जो थी, और जो चेंज के उसका भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें क्या मेरे पास टॉप वेरिएंट था, अब आप समझ जाए कौन सी होगी। अब टॉप वेरिएंट जारी बात है, जब आप काम कर रहे हो तो मैंने गाड़ी लेनी है तो आप देखते हैं अच्छा ये टॉप है, ये उससे ऊपर है, ये उससे ऊपर है। अच्छा टॉप वाला जो है वेरिएंट और जो दूसरे वाला दरमियाने वाला, मैं नीचे वाले से नहीं शुरू हो रही कि सबसे नीचे वाला वेरिएंट फिर ऊपर वाला, फिर जो दरमियाने वाला होता है ना थोड़ा सा, उससे और टॉप में भी इतना फर्क होता है कीमतों में कि 1.5 लाख महंगी कर दी, 2 लाख क्यों जी, सनरूफ उसमें नहीं है, इसमें ये चीज उसमें वो नहीं है। ये तो मुझे लगता है पागल बनाने के मुतरादिफ है। और आप देखिए सेफ्टी के हवाले से गाड़ियां आपको कितनी महफूज नजर आती हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं इनके। मतलब आप एयर बैग दे नहीं रहे गाड़ियों में, कीमतें आपकी आसमान से बातें कर रही हैं, फिर आगे मार्केट में भी बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, फिर अच्छा फिर इनकी मार्केट टूट रही, वहां पे लोग जा रहे हैं। इसमें ये खुद इनकी कमजोरी है। अगर ये कमजोरी ना होती इनकी तो लोग स्विच ना करते। मतलब कोई होंडा सिविक से स्विच करके किसी और गाड़ी पे ना जाता, कोई कोरोला ग्रैंडी से स्विच करके किसी और गाड़ी पे ना जाता। लेकिन 8-10 लाख के फर्क से अगर आपको वो एसयूवी जो भी मार्केट में बहुत ज्यादा आई हुई है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, लोग उस पे चले गए ना कि जहां 47 लाख इस गाड़ी पे लगाना है तो वहां पे चले 57 लगा के वो ले लें, ऑल व्हील ड्राइव एंजॉय कर लें, आप मिनी एसयूवी एंजॉय कर लें। क्या कहेंगे जैसा, फिर आप क्या आती हूँ मुजम्मिल साहब। देखिए मैं वैसे सिंपल सी बात बताऊं, मैंने अभी सामने वो चीजें निकाली जो उन्होंने कॉस्ट के हवाले से कहा। उन्होंने कहा फ्रॉड जो कॉस्ट है ना फ्रेट की, वो कॉस्ट इंक्रीज हो गई है 700%, डॉलर नीचे आ चुका है। मटेरियल कॉस्ट जो है ना वो 61% से कहती है 96% चलेगी। शिपमेंट कॉस्ट बता रही हूँ ओवरहेड। मैं इन चीजों को आपने जो भी आप वेरिएंट कर रहे हैं, टॉप चीजें हैं, मिसाल के तौर पर आपने टॉप वेरिएंट में ऐसा क्या लगा होता है कि सीधा 2-2.5 लाख 3 लाख का फर्क पड़ जाए, इवन लाख 1.5 लाख का फर्क भी। जी मैं मिसाल के तौर पर अगर रूफ भी लगाएं तो रूफ के अंदर सिर्फ आपने काट के आपने वो अगर दरवाजा लगाया है, साथ कोई मोटर आप लगा लें, सवाल बड़ा सीधा सा है, सवाल बड़ा सिंपल सा है कि आपने प्राइस फिक्सेशन किस पे छोड़ी हुई है। आपने प्राइस फिक्सेशन की अपनी मर्जी पे छोड़ी हुई है, जो मर्जी जिस तरह अब जो परचेजर है वो तो बेचारा मजबूर है, वो तो मार्केट में से उसके पास अगर देखें उसके पास। ठीक है अजहर साहब, अगर मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं मुजम्मिल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, उसके बाद आपके दोबारा आती हूँ। अगर आप थोड़ा सा टाइम दें मुजम्मिल साहब। जी मुजम्मिल साहब, आप मेरे ख्याल से सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप सुन रहे थे और आप उनकी भी बात सुन रहे थे, मेरी भी सुन रहे थे। आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में जब कोई कारखाना लगाया जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि आप मुनाफा नहीं, आप किराया लें। मिसाल के तौर पे आप जब बिजली लगाते हैं तो आप बिजली घर लगाने से पहले उनकी कहते हैं कि आपकी बिजली आप बनाएंगे इतना, हम आपको उस पर मुनाफा देंगे। तो दुनिया में कोई कारोबार जो है फिक्स मुनाफे में नहीं होता। तो ये जो बाहर से आते हैं सरमायाकारी करके, इस वक्त जो आप जिनकी टॉप वेरिएंट की बात कर रही हैं वो इतना तो बोल सकती है ना कि वो जापानी गाड़ी हैं, ठीक है ना, जापान के असेंबल होंगे वो, जो जिनका नाम नहीं ले पा रही हैं। ये तकरीबन 1988 से पाकिस्तान। वैसे मैंने तो खुल के नाम ले दिया प्रोग्राम में, मैंने कहा चले मैं ये ना बताऊं कि मेरे पास कौन सी गाड़ी पहले थी और कौन सी अब है, मैंने तो खुल के नाम ले दिए तमाम कम। जी जी ये 1988 से पाकिस्तान में, यानी कि उस वक्त मैं जो हूँ 10 साल का था। तो आज मैं बस अब जो है ना अपनी मतलब मैं भी अब कुछ सालों में रिटायर होने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये गाड़ी वाले अभी तक हुकूमत पाकिस्तान को कहते हैं
कि जी आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि हम फल फूल सकें। जो 35 साल में 30-35 सालों में नहीं फल फूल सके, वो क्या फलेंगे फूलेंगे? वो कहते हैं सीधी सीधी बात ये है कि जी सारे बॉर्डर को क्लोज कर दो, हम इधर गाड़ी बनाएं, हम जितने की बेचें, हमसे कोई पूछे ना। जब सवाल करते हैं तो कभी कहते हैं 40 लाख लोगों का रोजगार है, कभी कहते हैं 4 करोड़ लोगों का रोजगार। अल्लाह जानता है कि कौन से 40 लाख लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। ये उसमें गाड़ी वाले शोरूम वाले को भी गिन लेते हैं, मैकेनिक को भी गिन लेते हैं, सबको गिन लेते हैं। तो जब तक इनके किराएदारी नहीं खत्म करेंगे ना, ये मुल्क में गाड़ियों की कीमतें कम नहीं होंगी। अभी आपने कहा पाकिस्तान में कोई चीज बढ़ के कम नहीं होती। अब अल्लाह ताला ये मौका हमें दिखा रहा है। जैसे आपने डॉलर की कीमत की अभी खुद बात की कि यही हमारा यकीन था कि डॉलर की कीमत नीचे नहीं आती, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10% नीचे आई और इसके समरात अभी नजर आना शुरू हो गए हैं। ये अजहर साहब शायद इंपोर्टेड गाड़ियों के काम करते हो, मुझे नहीं पता। इंपोर्टेड गाड़ियां जो बची कुची अभी आ रही हैं थोड़ी बहुत, उनकी कीमत में 5 से 10% का जो है हमने देखा है कि अभी पिछले दिनों सुनने में आ रहा है कि उनकी कीमतें गिर गई हैं। जो 30 लाख की गाड़ी थी वो अब 27 लाख 28 लाख की हो गई है। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप मकामी गाड़ी, एक तो जुल्म देखें आपके, इन्होंने कीमत नीचे नहीं की, उसके बाद भी आप पूरे पैसे देने के साथ आपको 3 लाख 4 लाख 5 लाख, बाज गाड़ियों 12 लाख 13 लाख ओन मनी देनी होती है कि आपको अगर फौरन ये गाड़ी जो ऑन चाहिए, है, हाँ ये ऑन इतना ज्यादा होता है, तो वो जो है इस वक्त जो है 5% से लेके 10% तक गाड़ी की कीमत पे ऑन है। तो वो एक अलग ब्लैकमेलिंग हो रही है। अच्छा ये गाड़ी वैसे वाले सीधा सीधा कहते हैं कि मुजम्मिल साहब, ये जो ऑन होता है सीधी सीधी रिश्वत ही होती है, अगर उसको आम अल्फाज में अगर बताएं तो? नहीं, जखीरा अंदोजी होती है। हाँ, ये इसको रिश्वत ना, ये जखीरा अंदोजी है। मतलब चले ये जखीरा अंदोजी जैसे रिश्वत देके लोग क्या करते हैं ना कि मेरा काम ये कर दो, मतलब नाजायज तरीका। अच्छा अजहर साहब आपका भी कमेंट चाहूंगी, ये जो मेरे मुंह से एक लफ्ज निकला है कि मतलब चले आप जरा एक्सप्लेन करें कि ये मेरे दिल की आवाज़ थी कि आप रिश्वत क्यों दी जाती है कि ये ले जी मेरा काम कर दें, नाजायज़ तरीके से कर दें, जल्दी कर दें। अब गाड़ी जल्दी चाहिए तो दे जी, दे 10 लाख दे दें, 1 मिलियन जिसके पास है दें, अभी ले लें। अच्छा, इसमें सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर और डीलर ये सब साथ शामिल हैं। ये वैसे नहीं है कि मैं और आप कर रहे होते हैं। इन्होंने बाकायदा इन्वेस्टर रखे हुए हैं। वो गाड़ी जैसे आप प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी रखती हैं, लेकर रख लेती हैं, और जो जरूरतमंद आता है, जरूरतमंद को गाड़ी की जरूरत पड़ती है, वो कहता है कि 3 महीने या 4 महीने मैं इंतजार कैसे करूं, वो गाड़ी फौरन उठाने के लिए कहता है, तो वो कहते हैं अच्छा ये फलां आदमी के पास। अभी उनको जो डीलर है और डीलर और मैन्युफैक्चरर जो आपस में बैठे होते हैं। अच्छा अजहर साहब, मेरे पास 30 से 40 सेकंड है, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, मुझे शुक्रिया अदा करना है। अब ये जो गाड़ियां आ रही हैं, बहुत से ब्रांड्स की गाड़ियां, बहुत सी गाड़ियां ऐसी आ रही हैं कि वो जो कंपनीज हैं, आपको लगता है वो गाड़ियां यहाँ पे जो जगह बनाएंगी, वो इनकी अपनी कमजोरी है कि इन गाड़ियों की जगह वो मतलब अपनी जगह बना लेंगी? क्योंकि इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया, मतलब 50 लाख 47 लाख 48 लाख 46 लाख, उसमें मतलब आप क्या देते हैं? देखिए, सबसे पहला जो काम यहाँ है ना, यहाँ एक कोशिश हो रही है स्मॉल इकोनॉमिक जोन के हवाले से कि बाहर से इंपोर्टेड गाड़ियां आए, वो यहाँ अगर जैसे दुबई में अगर गाड़ियां आती हैं, रीफर्बिश होती हैं, रीफर्बिश होने के बाद वहाँ लोकल भी सप्लाई हो जाती है और बाहर एक्सपोर्ट भी हो जाती हैं। अगर आपने ये वाला काम अगर खोल दिया, यानी इस तरह का चांस अगर आपने दे दिया, या इम्पोर्ट, ये जो हमने इम्पोर्टेड के रखा हुआ है, कंडीशन रखी हुई है, इतने यानी 3 साल से पुरानी गाड़ी मंगा नहीं सकते। अब 3 साल से पुरानी गाड़ी होगी, बहुत सस्ती होगी वहां पर, वो आके यहाँ रिफर्बिश हो, बाकायदा यहाँ स्मॉल है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक जोन बने हो। मुझे अर्जेंट ब्रेक का कहा जा रहा है, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको मजीद सुनना चाह रही थी। दोनों मेहमानों का ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद है। सदीक, क्या है बड़ी खबर आपकी आज की? जी, ये जो आपने देखा 2 जजेस थे, 2 फैसले आए, और उन 2 फैसलों में से एक फैसला जो जज जस्टिस असजिद जावेद गुराल साहब का है, वो ऐसा ज़बरदस्त फैसला है, और इस तरह से उन्होंने ये फैसला लिखा है कि पनामा में कुछ जजेस ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से शरीफ ख़ानदान की करप्शन और लूट मार की कहानी लिखी थी, और उसके बाद अगर किसी ने बड़े अरसे बाद किसी ने बेहतरीन फ़ैसला लिखा है और बड़ा आसान फहम फ़ैसला लिखा है, तो वो जस्टिस असजिद जावेद गुराल साहब का फ़ैसला है। मैं उनके फ़ैसले में से कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, अपने नाजरीन के सामने रखता हूँ। इस फैसले के बाद गो कि शरीफ ख़ानदान को ये बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है कि मामला रेफरी जज की बजाय 3 रुकनी बेंच बना दिया गया, उसके पास जाएगा। लेकिन ये फ़ैसला जो है, इसमें जो हक़ाइक़ लिखे गए हैं,
इन हकायक से शरीफ खानदान पीछा नहीं छुड़ा सकेगा। आप ये देख लें कि 48 घंटे से ज्यादा हो गए इस फैसले को आए हुए, अभी तक शरीफ खानदान इस फैसले में दिए गए हकायक फैक्ट्स के ऊपर एक बात भी नहीं कर रहा। इधर उधर की बातें कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। अब जरा ये देखें आप, एक तो इसमें लिखा गया है कि कैसे शहबाज शरीफ लखपति से अरबपति बने। उसके बाद जज साहब लिखते हैं असद जावेद गुराल साहब कि शहबाज शरीफ के खिलाफ ऑन रिकॉर्ड काफ़ी मवाद मौजूद है, ये मवाद शहबाज शरीफ का मुबैना जुर्म से रिश्ता जोड़ता है, इसलिए वो इस रिलीफ यानी जमानत के हकदार नहीं है, इसलिए उनकी दरखास्त मुस्तरद की जाती है। आगे उन्होंने लिखा कि 28 सितंबर को उनको गिरफ्तार किया गया। और फिर जज साहब लिखते हैं कि शहबाज शरीफ की दौलत में 414 गुना इजाफा हुआ, 414 गुना। वो लिखते हैं कि नैब इंक्वायरी के मुताबिक शहबाज शरीफ की वज़ारत आला के दौर में यानी 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़मान की दौलत में 1 करोड़ इनकी जो दौलत थी इन शहबाज शरीफ और इनके ख़ानदान के लोगों की, वो 1 करोड़ 48 लाख रुपए से बढ़कर 6 अरब 12 करोड़ रुपए हो गई, यानी 1.5 करोड़ से 6.25 अरब तक ये पहुंच गए शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जब ये वज़ीर आला थे। फिर लिखा गया कि नैब तहकीकात में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने अपने और दीगर मुल्ज़मान के नाम पर असासे बनाए थे और इन असासों की मलकियत 7 अरब 33 करोड़ है। शहबाज शरीफ पहली बार 1990 में जब पब्लिक ऑफिस होल्डर बने, वो MNA बने या पब्लिक ऑफिस में थे, तो उस वक्त उनके असासे थे 21 लाख रुपए और इसमें उनके खानदान के असासे भी शामिल थे 1990 में। अब आगे देखिए 1998 में जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने, उस वक्त उनके डिक्लेयर्ड असासे थे 1 करोड़ 48 लाख। सही। उसके बाद आ जाए जी 2008 से 2018, क्योंकि ये दरमियान में आपको पता चले गए थे पाकिस्तान से जब ये आए, उस वक्त इनके असासे थे 1 करोड़ 48 लाख वही, और अब 2018 के बाद हो गए 7 अरब 33 करोड़। उसके बाद बताया गया कि शहबाज शरीफ ने 5 कैटेगरीज बताई अदालत को, उसमें भी वो पैसे बताते रहे कि मुझे बिजनेस से इतने आए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सके, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे सके, कोई सबूत नहीं दे सके ज़राई ज़मीन के हवाले से भी। और फिर आप आ जाएँ इनकी एहलिया या शहबाज शरीफ साहब की, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को नामालूम ज़राए से बैरून मुल्क से 3 करोड़ 80 लाख रुपए भेजे गए और शहबाज शरीफ इस मुतल्लिक कोई वजाहत नहीं दे सके, ये जज साहब ने लिखा है। फिर वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की एहलिया जो नुसरत शहबाज हैं उनको 73.5 लाख रुपए का, शहबाज शरीफ को उनकी एहलिया नुसरत शहबाज से 73.5 लाख रुपए का गिफ्ट मिला। ये गिफ्ट शहबाज शरीफ के अकाउंट में मुंतकिल किया गया। बाद में पता चला कि ये गिफ्ट बैरून मुल्क से भिजवाई गई टीटीज का नतीजा है। टीटीज से पैसे शहबाज शरीफ को आते हैं, वो फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, टीटीज फैमिली के अकाउंट में आती हैं, वो शहबाज शरीफ को ट्रांसफर करती हैं। और एक एक इनके फैमिली मेंबर के बारे में जज साहब ने ज़बरदस्त अंदाज से लिखा है कि किसके असासे कितने बड़े और उसमें टीटीज का कितना किरदार है। शहबाज शरीफ के ख़ानदान के असासों और जायदादों के बढ़ने में मेन जो किरदार था वो टीटीज का है। और ऐसे लोगों के नाम पर पैसे बाहर से आए जो पाकिस्तान से बाहर ही कभी नहीं गए, ऐसे लोगों के नाम से पैसे आए जिनका पासपोर्ट नहीं बना हुआ, ऐसे लोगों के नाम से पैसे आए जो कि फौत हो गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पे शहबाज शरीफ को पैसे आ रहे थे। और इसमें उन्होंने बताया है कि शहबाज शरीफ की एहलिया नुसरत शहबाज के पास बगैर किसी जरिए आमदन के 29 करोड़ 90 लाख रुपए के असासे हैं। नुसरत शहबाज के इन असासों में 14 करोड़ 77 लाख के वो रकम शामिल है जिसे उनके अकाउंट में 26 टीटीज के जरिए मुंतकिल किया गया। फिर उन्होंने 10 कनाल के 2 प्लाट खरीदे, इन प्लाटों पर घर बनाए गए और शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब उनको जो है वो कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया और इन पे 50 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च किया गया। अब आ जाए हमजा शहबाज पर। 2001 में हमजा शहबाज ने 1 करोड़ और 84 लाख रुपए के असासे डिक्लेयर किए थे। साल 2018 में ये असासे बढ़कर 53 करोड़ 30 लाख रुपए तक जा पहुंचे और इन 53 करोड़ में 23 जाली टीटी से आने वाले 18 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। सलमान शहबाज के 2003 में डिक्लेयर्ड असासे थे 20 लाख रुपए, 2018 में उनके असासे पहुंच गए 2 अरब 26 करोड़ रुपए तक और उनमें 150 जाली टीटीज भी शामिल हैं। और इन टीटीज की माद में सलमान शहबाज के अकाउंट में 1 अरब 60 करोड़ रुपए भेजे गए। इसी तरह राबे इमरान के अकाउंट में 10 टीटीज की मदद से 5 करोड़ 70 लाख रुपए आए। जवेरी अली के अकाउंट में 7 टीटीज की माद में 3 करोड़ 10 लाख भेजे गए। और जज साहब ने एक बेहतरीन अंदाज में लिखा है कि यह मुनज़्ज़म जुर्म की क्लासिक मिसाल है कि कैसे एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है ना सिर्फ उसके बल्कि उसके खानदान के असासे बड़े बेनामीदार दूसरे लोगों के नाम पे। और अभी तो मैंने वो आपको 5 नाम नहीं बताए जो जज साहब ने लिखा है, जो इनके मुलाजमीन थे, जो इनके फ्रंटमैन थे, जो इनके नाम पर पैसे निकलवाते थे, भिजवाते थे और कैसे उनको रोल दिया गया, कैसे पार्टी अकाउंट में पैसे आए और पार्टी अकाउंट में आने वाले पैसे बाद में शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के अकाउंट में गए और जिन्होंने वो पैसे जमा कराए थे उनको पंजाब में आम ओहदे दिए गए। पंजाब में कैंप ऑफिस में बैठकर वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में बैठकर ये सारा खेल खेला जा रहा था। और ये जो चीज़ें जज साहब ने लिखी हैं इससे
एक बात तो साबित हो गई है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इतना मवाद मौजूद है कि ये केस शहबाज शरीफ के लिए इतना खतरनाक है कि ये पनामा से ज्यादा खतरनाक है ये केस जो शहबाज शरीफ का है। और अब देखते हैं कि 3 रुकनी बेंच के सामने इन चीजों को कैसे वो जस्टिफाई करते हैं, ये ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए। आपके इसी के साथ डॉक्टर फैज़ अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखेगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।